एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 का क्लास 6 से लेके 8 तक का, यानी कि पेपर 2 जो हुआ था 18 नवंबर को। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सीडीपी फर्स्ट क्वेश्चन से। विद्यालय से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। जो विद्यार्थियों से कोई भी प्रतिक्रिया जो प्राप्त करने का जो आदर्श प्रतीक्षा समय है वो डैश के अनुपात में सही होना चाहिए। ठीक है, किसके अनुपात में सही होना चाहिए? पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थी द्वारा लिया गया समय, या फिर वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, या फिर पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटन समय, या फिर प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो वो किससे होना चाहिए प्रतीक्षा समय? वो किससे होना चाहिए? प्रश्न का कठिनाई स्तर। कि प्रश्न का जो कठिनाई स्तर है वो किस लेवल का है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिफिकल्ट लेवल कौन से लेवल का है, उसी हिसाब से उन्हें समय देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का जो प्रश्न है वो किसका उदाहरण है? मतलब आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है एक प्रश्न का, कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी विद्यालय किसी भी स्कूल के शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आपको अपना जो है विद्यालय की जो गुणवत्ता है, मतलब विद्यालय की संपूर्ण क्वालिटी को सुधारने के लिए, मतलब स्कूल के सभी वातावरण को, पढ़ाई लिखाई को, टीचर्स के, बच्चों के सभी को सुधारने के लिए आपको कोई योजना बनानी है। ठीक है, ये आपको प्रश्न दिया है, तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उदाहरण कौन सा है, मतलब ये जो प्रश्न है वो किस तरीके का प्रश्न है, आपको ये बताना है। तो निम्न स्तरीय है, निम्न स्तरीय अभिसारी है, निम्न स्तरीय अपसारी है, उच्च स्तरीय अभिसारी है और उच्च स्तरीय अपसारी है। देखो, अभिसारी क्वेश्चन तो वो होता है कन्वर्जेंट क्वेश्चन, और अपसारी होता है डाइवर्जेंट। मतलब अपसारी जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या है कि बच्चे को ऐसा प्रश्न दिया जाता है, बच्चा जिसमें अलग अलग चीज़ों से सोच सकता है, जिसका हल हर एक बच्चे का अलग होगा। मतलब जैसे आप कोई उसको सिचुएशन दोगे उसके हिसाब से वो उसका आंसर देगा। ठीक है, तो सिचुएशन और उसकी सोचने की थिंकिंग सबकी अलग अलग होगी, तो वो हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि उसको काम दिया है तो वो अपने हिसाब से योजना बनाएगा। क्या क्या योजना बनाएगा, मतलब इसका फिक्स नहीं है कि वो एक यही योजना बनाएगा, और जिसका आंसर फिक्स्ड रहता है वो होता है अपसारी। ठीक है, अपसारी क्या होता है कि उसको सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसमें भी यही है। तो ये उच्च स्तरीय अपसारी हो जाए। निम्न स्तरीय तो है नहीं है, उच्च स्तरीय है, तो उच्च स्तरीय अपसारी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सीखने डैश आकलन या आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के तृणीकरण सीखने को प्रभावित करता है। मतलब जो सीखने के लिए आकलन है, मतलब जो आकलन जो हम सीख रहे हैं, मतलब जब हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे हमारा आकलन हो रहा है, तो वो सीखने के लिए आकलन है। तो सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच क्या करता है? संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आते हैं 4th वाले पे। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी 2 तरीके से होते हैं मोटिवेशन, एक इनर और एक आउटर, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है या अंदर से बच्चे मोटिवेट होते हैं, तो उसमें ना तो इनाम की ज़रूरत होती है ना पुरस्कार की ज़रूरत होती है, कि उसमें किसी चीज़ की बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वो बच्चों में खुद से आता है, मतलब बच्चों में इंटरेस्ट खुद से आता है, उनको खुद से पढ़ने का मन करता है, या कोई भी एक्टिविटी खुद से करने की होती है, तो होता है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आंतरिक रूप का बाहरी रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। देखो, कम नहीं रहेगा, क्योंकि बाहरी क्या है वो बाहर से अभिप्रेरित हो रहा है, लेकिन अंदर से तो ज़्यादा ही रहेगा। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं, शिक्षा चाहिए उसको। के लिए बाहरी पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं। ये वाली बात भी ठीक है कि सिर्फ ये नहीं है कि बाहरी अभिप्रेरणा बना दो। देखो, बाहरी जो पुरस्कार है उसको दे दो, जिससे उसकी इनर अभिप्रेरणा बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहरी दे सकते हैं, लेकिन जब बच्चे को इनर मोटिवेशन बनाना है तो बाहर की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया गया है। जो व्यापक जो हमारा मूल्यांकन है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस वाला जो वो इवैल्यूएशन है, तो उसमें जो व्यापक है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, तो ये जो शब्द है वो मतलब किन किन लोगों ने समर्थन किया है और किसने नहीं किया है, उसके अलावा बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा सभी ने समर्थित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं और यह सीखने के लिए वातावरण के डैश है। तो देखो, हमारा क्लासरूम है, कक्ष में जो शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को छुम्ब करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? ठीक है, तो सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता नहीं, उपलब्धि असफलता को तो स्वीकार नहीं करेगी। बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं, असफलता से बचने की प्रवृत्ति नहीं, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति को उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियां से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है, मोस्टली हमने देखा है क्लासरूम में कि जब हम किसी भी लैब में जाते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो लड़कों को क्या बोलते हैं कि आप ये एक्सपेरिमेंट करो अपने हाथ से, उनको उपकरणों को उनके हाथ में पकड़ाया जाएगा, और गर्ल्स को क्या बोला जाएगा कि आप इसकी जो भी मेजरमेंट आएगी, जो भी होगा उसको नोट करना है। ठीक है, उसके आंकड़े होंगे उनको नोट करना है, और फिर उसके बाद जो भी वो जो टेस्ट ट्यूब है या कुछ भी उनके जो भी उपकरण होंगे उनको फिर साफ करना है। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? ये प्रवृत्ति दर्शाती है रूढ़िवादिता, मतलब जो जेंडर के प्रति रूढ़िवादिता दिखाती है कि गर्ल्स को काम स्पेसिफाई कर देते हैं, बॉयज़ को स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको ये करना है। अगर इसकी जगह पे ये होता कि किसी भी बच्चे को बोल दिया जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी बच्चा उपकरण को पकड़ सकता है, कोई भी बच्चा बर्तन धुल सकता है, तो ये क्या हो जाएगी? समानता। लेकिन ये यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि लड़के उपकरण को पकड़ेंगे और लड़कियां बर्तन धुलेंगी या उसको नोट करेंगी। तो ये क्या, ये रूढ़िवादिता है कि लड़कियां सिर्फ बर्तन धुलेंगी और उसको वो करेंगी, वो भी स्कूल में। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, इस चीज़ को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। सीबीएसई द्वारा जो समूह में जो परियोजना गतिविधि है, मतलब समूह में कोई परियोजना तैयार करनी है, वो गतिविधि किसका एक सशक्त साधन है? किस चीज़ का है? रोजमर्रा के शिक्षण में होने वाले तनाव को दूर करने से? नहीं। अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार? नहीं। शिक्षकों के भार को हल्का करने के लिए? नहीं। ये किस चीज़ के लिए? सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे के साथ मिलकर अगर सीखते हैं, कार्य करते हैं, वो चीज़ को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो मोस्टली हम देखते हैं कि आजकल पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूल में क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनका सोशलाइजेशन हो। मैंने भी खुद देखा, मेरी बेटी है, मैंने उसको घर में पढ़ाया, मैंने उसको घर में सब सिखाया, लेकिन जो चीज़ वो स्कूल से सीखती है वो अलग ही चीज़ होती है। वैल्यूज़ हैं, बच्चों के साथ बैठना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को अपने साथ अकेले घर में रहकर नहीं सिखा सकते, बच्चे वो स्कूल में ही सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए सोशलाइजेशन स्कूल से ही बनता है, तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आधे क्वेश्चन नंबर 10 पर, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। जो रेवन ने एक प्रोग्रेसिव मैट्रिक दिया था वो किस परीक्षण का उदाहरण है? तो वो है संस्कृति मुक्त बुद्धि लाभ तक का। ठीक है, किसका है? संस्कृति मुक्त बुद्धि लाभ तक। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 11 पर, कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? जो पाठ्य योजना बनाते हैं थे, बीएड में भी बनवाई थी, जो पाठ्य योजना बनाते हैं वो किस क्या चीज़ इसमें शामिल नहीं है? तो साक्षियों का ज्ञान शामिल है, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान भी शामिल है, लेकिन योजना की दृढ़ता, देखो योजना तो बनाई ली, तो उसमें दृढ़ता का क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 12 पर, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? जो निःशुल्क एवं अनिवार्य मतलब बिना पैसे के, और अनिवार्य मतलब करना ही करना है, ऐसी शिक्षा का अधिकार 2009 में, जो अनिवार्य का मतलब क्या है इसमें? ठीक है, तो अनिवार्य का मतलब है कि उच्च सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना। अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि जितना हो सके बच्चे उसको करें, सबके लिए ज़रूरी जैसे कह सकते हैं। तो उच्च सरकारें दाखिले और उनकी प्रेजेंस, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना, कि हाँ भाई करना ही करना है, सुनिश्चित करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, अधिगमकर्ता का स्वनियमन, जो अधिगमकर्ता का स्वनियमन होता है का क्या अर्थ है? स्वनियमन, स्वनियमन का मेन जो होता है खुद से, स्व का मतलब होता है खुद से। तो इसके लिए देखो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता, जो आपने खुद से सीखा है उसको खुद से ही अन्वेषण करने की जो योग्यता होती है उसको बोलते हैं स्वनियमन। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मैडम चाय खाती है। एक वाक्य है कि मैडम चाय खाती है, तो ये वाक्य क्या है? इसमें देखो नॉर्मल हम इसको बता सकते हैं कि मैडम चाय खाती नहीं है, क्या करती है? खाती नहीं है, चाय को पीती है। तो ये सेंटेंस में गड़बड़ी है। तो इसमें क्या है? इसका जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है, जो उसका विन्यास है, वो सही नहीं है ना? मतलब जो सेंटेंस जो बनाया है वो तो ठीक है, मतलब विन्यास तो ठीक है, जैसे कि पहले मैडम आएगी, फिर चाय आएगी, फिर खाती आएगी, मतलब जो वो तो ठीक है, लेकिन जो इसका जो अर्थ निकल रहा है कि मैडम चाय खाती है, खाती नहीं है, मैडम चाय पीती है, वैसे ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब वो सब ठीक है उसके हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो ये सही है, लेकिन इसका जो अर्थ निकल रहा है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है कि मैडम चाय खाती है, खाती नहीं पीती है। ठीक है, चाय की जगह पे कुछ और होता कि मैडम क्या नाम है, खाना खाती है, तो ठीक हो जाता, लेकिन चाय को खाएगी नहीं पिएगी। तो ये क्या है? अर्थ के हिसाब से गलत है, उसके हिसाब से ठीक है।
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में जो स्कैफोल्डिंग होती है डैश की ओर संकेत करती है। तो स्कैफोल्डिंग की बात करिए किसने, वाइगोत्स्की ने। तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है, देखो स्कैफोल्डिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जैसे बच्चा अपने आप से कोई चीज़ कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है लेकिन कहीं पे वो अटक रहा है, तो उसमें अगर हम उसकी हेल्प कर रहे हैं तो उसको ही बोलते हैं पार देना, स्कैफोल्डिंग देना, ठीक है, मतलब उसकी हेल्प करना, उस जहाँ वो अटक रहा है वहाँ उसकी हल्की सी हेल्प करना जिससे कि वो आगे बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि हम उसको पूरा ही करके दे दें, नहीं, वो अटक रहा है बस उसको हिंट देना, उसकी थोड़ी सी हेल्प करना जिससे वो अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। तो स्कैफोल्डिंग का संकेत सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी से, बिल्कुल जैसे हमारे घरों में हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें अपने आप कर रहे हैं। जैसे मान लो आप अपने बच्चों को ABCD भी सिखा रहे हो, तो उसमें उसको ये नहीं पता कि ए वाली जो ए है वो मुझे ब्लू लाइन तक लिखनी है कि रेड लाइन तक लिखनी है, मुझे कितनी बड़ी लिखनी है। तो बस आप उसको ये बता दो बेटा ये जो ए है वो आपको रेड लाइन से टच नहीं करना है, इसको ब्लू लाइन तक ही करना है। तो ये क्या हिंट है, लिखेगा तो वो अपने आप ही, बस हम उसको हल्की सी हिंट दे रहे हैं। तो वही कहलाती है स्कैफोल्डिंग, पार या फिर ZPD भी उसी में आ जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, 1 से लेकर 15 तक, बाकी 16 से लेकर 30 में दूसरी वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।